श्री जयराम कुमार महतो जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सबसे पहले इस राज्य के आंदोलनकारी और झारखंड मुक्ति मोर्चा से सांसद रह चुके शहीद सुनील महतो को सदन के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। काम कितना कर रहे हैं? 2210 डॉक्टर कर रहे हैं। ये सब क्वार्टरली करते रहेंगे। रिसर्च जितने हो रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्वार्टरली करते रहे। ये चारों सेक्टर में पैसे बांटे जाएंगे। जो भी रेवेन्यू होगा चारों सेक्टर में, तभी हम कुछ समुचित रूप से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकेंगे। ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर में लाद दिए, सब एग्रीकल्चर को पैसा दे दिए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, सो नहीं होगा। तो वित्त विभाग को, वित्त मंत्री को, सरकार को देखना होता है कि चारों सेक्टर में प्रायोरिटी के अनुसार जितना उसकी महत्व है और जब कैसे बढ़ाना चाहेंगे उसके अनुसार इस पर हम नजर डालें। बजट पास होने पड़े बेहतर ढंग से बजट बना है, मैं ये बताना चाहता हूं। अच्छा है, प्रशंसनीय है महोदय। फिर महोदय एक महोदय बेसिक मुद्दा, ये तो बता दी बेसिक मुद्दा क्या है। बेसिक मुद्दा जहां का तहां है झारखंड का। मैं झारखंड गठन का गवाह हूं। बाबूलाल जी बाद में आए, खूब मुलाकात होती थी से हमसे, लेकिन बाद में मैं तो जब गठन हुआ था छोटा सा था बच्चा, 7-8 साल का, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आयोग का गठन हुआ था, तब से जान रहा हूं, ज्यादा नहीं बोलूंगा, इस पर लिख रहा हूं, इससे ज्यादा भी नहीं बोलूंगा। तब से मैं गांव जयपाल सिंह से मिला था, जब मैट्रिक पास किया था उस समय मिला था मैं। एनी होरू से मिलता था, बागुन दादा तो जब एसपी था चावल साहब, वहां मुलाकात होती, बात होती उन लोगों से, गुरु से मिलते थे सबसे। तो झारखंड कैसे बना है हम इस पर लिख रहे हैं। इसमें राजनीति करने की बहुत जरूरत नहीं है। सबका योगदान, ऐसा नहीं कि बीजेपी के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री का ही योगदान है अकेला, ऐसा नहीं है। ये रामायण नहीं है, रामचरितमानस नहीं है कि तुलसीदास लिख के बैठ करके लिख दिए, ऐसा नहीं हुआ। ये आदिवासी महासभा और उसके पहले भी उन्नति समाज, छोटनागपुर उन्नति समाज, खेबले उराव। श्रीमती ममता देवी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ जिले का एकमात्र सरकारी महाविद्यालय जो रामगढ़ महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है, जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय से अंगीभूत है, सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने की मांग शून्यकाल के माध्यम से सरकार से करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मेरा इसी का प्रश्न तारांकित में आया हुआ था, जो कि सरकार के समक्ष विचाराधीन है। महोदय, मैं आपसे ये आग्रह करना चाहूंगी महोदय, ये विद्यालय सारी अहर्ताओं को पूरी करता है और ये विद्यालय में समुचित जमीन भी उपलब्ध है। लगभग 8000 छात्र छात्राएं भी यहाँ पढ़ते हैं महोदय, और ये तीनों संकाय की पढ़ाई यहाँ पर होती है। कला, वाणिज्य और विज्ञान की, एमकॉम की भी पढ़ाई यहाँ पर होती है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर लेब, खेल का मैदान, छात्राओं के लिए हॉस्टल, साथ ही इग्नू का केंद्र एवं वोकेशनल कोर्स भी यहाँ चलाया जाता है महोदय, और ये सारी अहर्ताएं पूरी करता है। मैं आपसे नम्र निवेदन और आग्रह करती हूँ कि इसको, ये मांग जो हमारी है उसको स्वीकार किया जाए अध्यक्ष महोदय, और विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया जाए महोदय। माननीय सदस्य डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता। अध्यक्ष महोदय, पलामू जिला अंतर्गत पांकी शहर के बगल में राहगीर पहाड़, जहाँ पर प्रसिद्ध शिव मंदिर स्थित है, तथा डाक बंगला पहाड़ी जो सरना पहाड़ के नाम से जाना जाता है, दोनों पहाड़ों का अतिक्रमण विशेष समुदाय के लोगों द्वारा कर लिया गया है, जिस कारण वहाँ पर अक्सर तनाव की स्थिति बनी रहती है। मैं सरकार से उपरोक्त दोनों पहाड़ियों को के लिए पहाड़ियों का अतिक्रमण किए गए है, उसे मुक्त करते हुए चारों ओर से वायर फेंसिंग कराकर संरक्षित करने का मांग करता हूँ। माननीय सदस्य श्री अरूप चटर्जी जी।
अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र को बचाए रखने एवं राजनीति की समझ के लिए विश्वविद्यालयों में छात्र संघ की चुनाव की प्रावधान किया गया है। पिछले 7 सालों में से ज्यादा समय से झारखंड के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ है, ना ही विश्वविद्यालयों में सिंडिकेट का पुनर्गठन किया गया। सरकार अविलंब छात्र संघ की चुनाव का संबंध में पहल करे, वो विश्वविद्यालयों में सिंडिकेट का पुनर्गठन करे। माननीय सदस्य श्री चंद्रदेव महतो जी। अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिला अंतर्गत बलियापुर अंचल के सुरुंगा लाइन पार टोला में जाने के लिए रेलवे लाइन पार करके जाना पड़ता है, जो रेलवे द्वारा अभी बंद किया जा रहा है। इसके अलावे बलियापुर अंचल के प्रधान खंता, छाताकुली एवं कर्माटार, हुचुकटार रेलवे के जमीन पर ही पार होके जाना पड़ता है। सरकार से हम मांग करना चाहेंगे कि सुरुंगा लाइन पार जाने के लिए आरओबी या आरयूबी और प्रधान खंता, छाताकुली और कर्माटार, हुचुकटार के लिए सड़क बनाने की मांग करता है। माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, धनबाद जिला मुख्यालय अंतर्गत सदर अस्पताल मात्र एक रेफरल अस्पताल बनकर रह गया है। विगत फरवरी माह में 400 मरीजों को वहां से रेफर किया गया, जबकि अस्पताल में संसाधन होने, महिला चिकित्सक नर्स होते हुए भी प्रसूति महिलाओं को अन्य अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है, जिससे स्थानीय व गरीब महिलाओं को काफी कठिनाइयां होती हैं। अतः सरकार से मांग करता हूं कि सदर अस्पताल से मरीजों को अन्य अस्पतालों में रेफर किए जाने की उच्च स्तरीय जांच कराते हुए सदर अस्पताल में महिलाओं और बच्चों की चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त कराई जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्य मोहम्मद ताजुद्दीन। अध्यक्ष महोदय, साहिबगंज जिला के राजमहल विधानसभा में नवगच्छी, बढ़ेल झील, कन्हैया स्थान और राधानगर से फुदकीपुर तक और श्रीधर दियारा में गंगा नदी से जो लगा सिंचाई नाला के जीर्णोशीर्ण होने के स्थिति में कृषकों को सिंचाई हेतु काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जनहित के मद्देनजर अविलंब इसका जीर्णोद्धार किया जाए। माननीय सदस्य श्री अमित कुमार। अध्यक्ष महोदय, हाहे राहे रोड से जोड़ी महुआ बिरसा चौक, कोंता टोली, पुरनाडी, महादानी, कोचे टोला, रामडेरा, चट्टान टोला होते हुए हाहे राहे पथ पर स्थित नावा गांव राहे तक पथ जो अत्यंत ही जर्जर हो चुकी है, इस पर चलना अत्यंत ही कष्टकारी है, चाहे पैदल हो या फिर किसी वाहन से हो। इस पथ की पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। जनहित के मद्देनजर अविलंब इसका निर्माण कराना सुनिश्चित किया जाए। महोदय, माननीय सदस्य ध्यान आकर्षण की सूचना है। माननीय सदस्य राज सिन्हा जी। क्या ये है अध्यक्ष महोदय कि आपने देखा होगा कि सरकार ने ग्राम और स्थानीय व्यवस्था से जुड़े हुए मांझी, परगने, नायकी, ग्राम प्रधान तमाम लोगों के मानदेय को दुगुना किया है। मैं सरकार के इस निर्णय का स्वागत करता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन बड़े तकलीफ के साथ कहना पड़ता है अध्यक्ष महोदय कि संथालपड़ा के ग्राम प्रधान, ग्राम मांझी, जिसको मांझी हराम कहते हैं, इस लाभ से वंचित है। उन्हें भी इसका लाभ मिले। सरकार अपने संकल्प और निर्णय में संशोधन करे। आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, 4 मंत्री है सरकार के अध्यक्ष महोदय संथालपड़ा से, वो भी संज्ञान लें, संसदीय मंत्री भी। इसलिए पूरा ये मामला गंभीर है। आप भी संथालपड़ा से आते महोदय, लोग आंदोलन कर रहे हैं, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और उन ग्राम प्रधानों को भी इसका लाभ मिले। मांझी हराम जो ग्राम मांझी है उसका लाभ मिले, ये मैं आपके माध्यम से सूचना। चलिए इसको आप अभी ध्यान आकर्षण पर थोड़ा बढ़ने दीजिए। बहुत लंबा फहरिस्त हो गया है। बोलिए 2 मिनट में बोलिए। ये महोदय 0 आवर पे महोदय सारे माननीय सदस्य बहुत गंभीर होते हैं महोदय। कल मैं भी महोदय 12:07 पे पहुंचा महोदय, लेकिन माननीय सदस्यों के द्वारा महोदय जो 10 बजे आ रहा है, 10 से 11:30 बजे तक डाल करके चला जा रहा है। आग्रह यह है महोदय
कि जितने भी माननीय सदस्य 0 आवर का क्वेश्चन डालने के लिए आए, वो दूसरे दिन का जो दूसरे तारीख है महोदय 12:01 तक कम से कम वहां तक रुके महोदय, ताकि पता चले कि दूत के माध्यम से या तो फिर, क्योंकि माननीय सदस्य हम लोग स्वयं आते हैं महोदय, तो 12:30 बजे से पहले कोई ना डाले महोदय, 12 बजे के बाद से डाले महोदय। माननीय सदस्य 12 बजे के बाद ही डालने का नियम है। और मैडम आग्रहपूर्वक कहना चाहेंगे कि अध्यक्ष महोदय जो व्यवस्था आपने खड़ी की है वो उसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन शून्यकाल इस दिन के लिए होता है, इसलिए आपने 7:30 बजे के समय निर्धारित किए हैं। ठीक है, उसके पहले कोई आए तो आप एक व्यक्ति को, जिस तरह 7:30 बजे आपने एक व्यक्ति को डिप्यूट किया है, आप 12 बजे रात से भी एक व्यक्ति को डिप्यूट करें, 2 लोगों को, ताकि 2 पाली में हो कि जो लोग आए स्वयं हस्ताक्षर करें। और देखिए, वरना आते हैं लोग 12 बजे के पहले लगा दिया, चला गया। आप 12 बजे के लिए डिप्यूट करें किसी व्यक्ति को, ताकि वो सामने हस्ताक्षर कर सके। ठीक है, ठीक उसको कर लेंगे। माननीय राज सिन्हा जी, आपको धन्यवाद कि आप काफी मेहनती हैं, शून्यकाल को भी छोड़े नहीं, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। चलिए, रात में 12 बजे 1 पहुंचे अध्यक्ष महोदय। चलिए, तो 24वां नंबर पूछिए, 12:01 पर पूछिए, एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप पूछिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण है अध्यक्ष महोदय, और अभी खास करके गर्मी के दिन में अध्यक्ष महोदय, पानी से पूरी तरह से हम लोग त्रस्त हो जाते हैं। धनबाद जो कि माइनिंग एरिया अध्यक्ष महोदय, पीने का पानी का इतना ज्यादा समस्या अध्यक्ष महोदय कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पिछले रोज पेयजल विभाग से नगर विकास की तरफ आज उत्तर मिला अध्यक्ष महोदय, लेकिन माननीय नगर विकास मंत्री तो है नहीं, पता ही लगता है पेयजल विभाग आप ही दीजिएगा क्या? घूर फिर के क्वेश्चन वहीं पर आ गया आपका। चलिए, ठीक, कोई बात नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये जो उत्तर आया अध्यक्ष महोदय, काफी लंबा चौड़ा, काफी डिटेल में विस्तृत उत्तर आया अध्यक्ष महोदय। 3 योजना का इसमें चर्चा है अध्यक्ष महोदय। धनबाद जलापूर्ति फेज 1, धनबाद जलापूर्ति फेज 2 और झमाडा क्षेत्रांतर्गत पीट वाटर का जल शोधन कर पेयजल आपूर्ति एवं वंचित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति वितरण नेटवर्क अन्य चयनित जलापूर्ति योजना है। अध्यक्ष महोदय, तीनों प्रश्न के जवाब में मोटा मोटी मूल में एक ही जवाब है, कोरोना, एनओसी नहीं मिलना, रेलवे एनएचएआई से एनओसी नहीं मिलना, एफसीआई से नहीं मिलना। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कितना चिंता का विषय अध्यक्ष महोदय। पहला योजना वह 20 में शुरू हुआ, 21 में पूरा होना था। दूसरा 21 में शुरू हुआ, 22 में पूरा होना था। तीसरा 20 में शुरू हुआ, 22 में पूरा होना। अध्यक्ष महोदय, आज ये 25 हो गया। अध्यक्ष महोदय, 5-5 साल तक बगैर एनओसी के सरकार चल रही है, काम हो रहा है, और बिना एनओसी लिए हुए योजना शुरुआत हो गया अध्यक्ष महोदय। अब महोदय देखिए, आपसे हम अध्यक्ष महोदय संरक्षण चाह रहे हैं। यह जनता से जुड़ा हुआ विषय अध्यक्ष महोदय कि 5-5 वर्ष तक आखिर यह एनओसी लेने की जिम्मेवारी किसकी है? इसके लिए किस पदाधिकारी को चिन्हित किया गया? कौन लेगा एनओसी महोदय? केवल सरकार जवाब में बोल देती है अध्यक्ष महोदय हर बार कि शो कॉज और नोटिस टू करेक्ट ये दे दिया गया अध्यक्ष महोदय। इतने भर से काम नहीं होगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, 5 साल गुजर गए अध्यक्ष महोदय, और कितने वर्ष लगेंगे इन योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए? जनता को पानी कब मिलेगा अध्यक्ष महोदय? माननीय मंत्री जी। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य का जो चिंता है, और चिंता कितना गंभीर है महोदय, इस बात से अंदाजा हम भी लगा सकते हैं और आप भी लगा सकते हैं। एक दिन तो पेयजल विभाग की ओर से हमारे तरफ क्वेश्चन किए तो हम उस दिन कह दिए कि भाई नगर विकास की तरफ। आज नगर विकास में है महोदय, तो आज फिर हमको पुनः हम ही को कूद करना पड़ रहा है। उनका खुशकिस्मती है कि हमको लगता है अति शीघ्र पूरा हो जाएगा उनका पेयजल आपूर्ति का जो चिंता है। और माननीय सदस्य ने ठीक काम होगा कि चिंता लाजमी है। गर्मी का दिन आ रहा है, इसके बाद बरसात आएगा, फिर गर्मी आएगा महोदय। और उत्तर के खंड में सब तो पढ़े महोदय,
लेकिन कुछ अंश को उन्होंने छोड़ दिया। बड़ा स्पष्ट उत्तर है महोदय कि जो भी रेलवे का एनओसी और एनएचआई का एनओसी आया, आपकी आरसीडी का एनओसी, जो भी एनओसी लेना है, मिलने के साथ ही धनबाद जलापूर्ति योजना फेज 1 को एक साल में उसको पूरा कर दिया जाएगा महोदय। धनबाद जलापूर्ति 2 को एनओसी प्राप्त होने के 15 माह के अंदर पूरा कर दिया जाएगा महोदय। और तीसरा झमाड़ा क्षेत्रांतर्गत जो पिट वाटर है उसको महोदय 3 महीना के अंदर में पूरा कर दिया जाएगा महोदय। केवल परेशानी है एनओसी का। हम माननीय सदस्य महोदय कहते हैं कि एनओसी कितना दिन में मिलेगा महोदय। 2019-18 में ये योजनाएं चालू हुई है और कोरोना काल का वो बात कहते, कोरोना काल हम सब लोग कैसे भूल सकते हैं महोदय कि लोग छींकता था तो लोग भागता था, घर से बाहर नहीं निकलता। 3 साल कोरोना में ये योजनाएं प्रभावित हुई है महोदय और उसके बाद योजना धरातल उतरी, कार्य शुरू हुआ और अभी एनओसी का चक्कर में पड़ा हुआ है। माननीय सदस्य महोदय को हम आश्वस्त करेंगे महोदय कि एनओसी मिलने के साथ जो प्रत्युत्तर आपको मिला है उसके आधार पर योजनाएं चालू हो जाएगी महोदय। लेकिन एक नहीं सुनी केंद्र सरकार महोदय, एक नहीं सुन रही है महोदय। पत्राचार ऊपर पत्राचार, पत्राचार ऊपर पत्राचार, कमेटी गई है, कई बार पत्र लिखा गया है महोदय। अच्छा ठीक है, नहीं मिला है महोदय। विकल्प बता विकल्प में हम तो माननीय सदस्य महोदय को यही कर रहे हैं कि हम लोग बोलने दीजिए। मान्य सदस्य आप लोग हस्ताक्षरी नहीं है, आप लोग बच्चे मान्य सदस्य को पूछना दीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है। हर क्वेश्चन का अपना अपना स्वरूप है, अपना प्रारूप है। दुर्भाग्यपूर्ण है महोदय, यह अपने आक्रमणता केंद्र सरकार पर थोप रहे अध्यक्ष महोदय, ये गलत बात है। नहीं, उस पर नहीं है। केंद्र सरकार पर हमने नहीं थोपा, केंद्र सरकार की इकाई है। अगर राज्य के प्रति वो गंभीर है तो निश्चित तौर पर एनओसी देना चाहिए महोदय। हमने ये कहा 5 साल में एक भी एनओसी नहीं मिला विभाग को। ये 5 साल में केंद्र सरकार ने एक भी एनओसी नहीं दिया क्या? मान्य मंत्री, क्या लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है? और समाधान, हम लोग समाधान की ओर जा रहे हैं। आप थोड़ा सा एनओसी पर तत्परता करिए ताकि प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। बिल्कुल महोदय, बहुत हमने शुरू में ही कहा और पुनः कह रहे हैं कि हम लोग गंभीर है महोदय। राज्य के अंतिम व्यक्ति को स्वच्छ पेयजल मिले महोदय और उसके लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। आज सदन में इस विषय को लाया गया है और ये पूरे राज्य की प्रॉपर्टी है महोदय। पूरे राज्य की जनता को चिंता है पेयजल का। हम लोग इसको अतिशीघ्र एनओसी के लिए फिर आवश्यक पहल करेंगे महोदय, ये हम सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, केवल एक जवाब दे दे मंत्री जी, केवल एक जवाब अध्यक्ष महोदय, एक जवाब चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि एनओसी मिलने के 2.5 साल के बाद पूरा होगा या 2.5 साल कम से कम जनता कैसे पानी पिएगी, इसका जवाब मंत्री जी दे दें। उसका हम लोग महोदय, मैं बार बार कह रहा हूं कि अतिशीघ्र उस योजना को पूरा करने के दिशा में आवश्यक पहल करेंगे। उसके बाद भी अगर माननीय सदस्य का चिंता है कि तब तक पेयजल की समस्या कैसे दूर हो, तो उसमें हम लोग कोई वैकल्पिक व्यवस्था को ढूंढने का प्रयास करते हैं ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके महोदय। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य श्री अरूप चटर्जी जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य में भी असंगठित क्षेत्र के करीब 80 लाख परिवहन कामगार कार्यरत है, जिसमें ट्रक, बस, ऑटो, टोटो, बस, कॉमर्शियल व्हीकल है, प्राइवेट व्हीकल्स है। इन तमाम जो ड्राइवर, खलासी, ऑपरेटर्स वगैरह सब हैं, बिहार में इनके लिए अलग से मुख्यमंत्री चालक कल्याण योजना लाई गई है। इसी तर्ज पर केरला में भी एक काफी अरसों से ये एक अलग से गजट अध्यादेश है। वहाँ तो डायरेक्टरेट भी अलग से है, जिससे इन तमाम जो असंगठित क्षेत्र के चालक है, इनकी सारे सुविधाओं को
जैसे सामाजिक सुरक्षा है, पेंशन है, बीमा, शिक्षा सुविधा है, चिकित्सा सुविधा, दुर्घटना मुआवजा जैसे आवश्यक लाभ इन लोगों को दिया जाता है। क्या झारखंड में भी इसी तर्ज पर हम लोगों के झारखंड गजट अध्यादेश लाकर झारखंड में कल्याण योजना लागू करेगी इनके लिए? माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य अरूप चटर्जी ने जो सदन में जिन असंगठित परिवहन कामगारों के बारे में मामला उठाया है, ये बात सही है। आंकड़ा राज्य सरकार के पास नहीं है, 80 लाख इन्होंने बताया है। और जहां तक इस संदर्भ में स्पष्ट रूप से हम लोग ने सरकारी वक्तव्य दिया है कि इस संदर्भ में बगल के जो राज्य हैं उनके नीतियों और उनके संदर्भ में हम लोग विस्तृत अध्ययन करने के बाद हमारे सरकार के पास बजटीय उपबंध की व्यवस्था होगी तो हम लोग इस पर निर्णय ले सकते हैं, ये हम लोग ने वक्तव्य में दिया है। और जहां तक चिंता है कि ऐसे असंगठित कामगारों को पेंशन के बारे में, स्वास्थ्य जांच के बारे में और जीवन बीमा, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था ये और दुर्घटना वगैरह में, तो ये सारी व्यवस्थाएं हमारी सरकार ने किया है। जैसे कि इसमें स्पष्ट लिखे हैं कि संकल्प संख्या 184 13/3/2021 वर्णित प्रावधान में राज्य में सड़क दुर्घटना मृत व्यक्ति को 1 लाख की अनुग्रहित राशि हम लोग देते हैं। और हिट एंड रन वाला मामला में 162 दिनांक 18/4/2022 के संकल्प के द्वारा इसमें 2 लाख रुपया और जो घायल हुए हैं उनको 50,000 देने की व्यवस्था है। और जहाँ तक वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन सरकार की योजना है, इससे लोग आच्छादित होते हैं। तो जब तक ये सरकार की योजना नहीं है तब तक ये योजना से वो लाभान्वित हो रहे हैं और ये अच्छा मामला है। हम लोग इस पर विचार करेंगे, लेकिन बगल के राज्यों से इसके नीतियां और इस पर हम लोग अध्ययन के बाद इस पर कोई ठोस निर्णय लेंगे। अध्यक्ष महोदय, सरकार की जवाब तो आपदा प्रबंधन को लेकर है, जिसमें हिट एंड रन केसेस में जो 1 लाख या 2 लाख की मुआवजा दी जाती है। इनकी जो गजट अध्यादेश में है उसमें चालकों के लिए विशिष्ट ID कार्ड होती है, स्वास्थ्य जांच, नेत्र जांच, चालक शेड एवं शौचालय की व्यवस्था, स्वास्थ्य बीमा, चालक की पोशाक, जीवन बीमा, इन तमाम चीजों पर को लेकर बिहार में ये गजट अध्यादेश लाई है। तो मैं बिहार की गजट अध्यादेश की कॉपी माननीय मंत्री महोदय को दे सकता हूँ, वो केरला से भी मंगा ले, लेकिन एक समय सीमा तय कर दे जो इतने दिनों के अंदर स्टडी करके इन तमाम चीजों को वो लागू करने की कोशिश करेंगे। या झारखंड में भी इसी तरीका झारखंड परिवहन कल्याण बोर्ड की गठन करने में सरकार आगे बढ़ेगी। चलिए माननीय मंत्री जी, आप खाली एक डेट दे दीजिए कि दूसरे स्टेट से जो समन्वय स्थापित करके उनके नियम कानून को जानने के बाद आप कितना एडॉप्ट कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, उसका रिपोर्ट पेश करने के लिए डेट बोल दीजिए, टेंटेटिव डेट। कम से कम 6 माह का वक्त दिया जाए। चलिए हम लोग इसको दिखा लेते हैं, उसके बाद इस पर कोई निर्णय हम लोग कितना 6 महीना 6 महीना। ठीक, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारा जो सवाल था कि वार्ड नंबर 7 रामगढ़ जिला अंतर्गत जो कि पतरातू प्रखंड मुख्यालय से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि वार्ड नंबर 7 के अंतर्गत जो राजस्व गांव आते हैं, पोचरा, छोटा काना और बुजुर्ग जमीरा, जिनकी दूरी अध्यक्ष महोदय 30 से 32 किलोमीटर होती है, जो कि रामगढ़ की दूरी मात्र 2 से 3 किलोमीटर है अध्यक्ष महोदय। और जो भी इनके पेपर के वर्क होते हैं या इनको वोट भी देना पड़ता है या जो भी कार्य क्षेत्र इनका है वो रामगढ़ अंतर्गत ही आता है। लेकिन जब जमीन स्तर के जो कार्य किए जाते हैं, जमीन का जो वर्क होता है महोदय, तो इनको अंचल पतरातू ही जाना पड़ता है, जो कि काफी परेशानी हो रही है। और ये मामला महोदय इन्होंने 2001 के टाइम में भी आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जब थे बाबूलाल मरांडी जी, उनको भी इन लोगों ने ज्ञापन दिया था। और उस समय से ये लोग परेशान है ग्रामीण कि इस क्षेत्र को रामगढ़ में किया जाए, क्योंकि काफी दूरी इनको तय करनी पड़ती है। लेकिन जो जवाब आया है अध्यक्ष महोदय वो सही है, क्योंकि
मैंने भी इस विषय में बात किया था उपायुक्त महोदय से। उन्होंने यही कहा था कि ये जो क्षेत्र है ये अब छावनी से जाकर के नगर परिषद में विलय होने जा रहा है। लेकिन महोदय, हमारा ये चिंता का विषय है कि विलय होने में प्रक्रिया काफ़ी लंबी है, अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि जब तक ये प्रक्रिया में है तब तक ग्रामीण इसी तरह से परेशानियों से जूझते रहेंगे महोदय, जबकि 2001 से ये लोग प्रयासरत हैं? तो हम आग्रह करेंगे महोदय कि इसको जब तक ये नगर परिषद में विलय नहीं हो रहा है तत्काल के लिए तो इनको रामगढ़ से सारी सुविधाएं इनको मिल सके, इसके लिए हम आग्रह करते हैं। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य की जो चिंता है वो जायज है। ग्रामीणों को इससे जरूर परेशानी हो रही है। हालांकि ये सवाल मेरे विभाग से संबंधित नहीं है, फिर भी हम लोगों ने संबंधित विभाग से जवाब लिया है और माननीय सदस्य को उपलब्ध कराया है। इसके बारे में कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है कि नहीं हो सकती है, मैं संबंधित विभाग से मतलब अपने विभाग से इस सवाल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तत्काल जो जवाब उस विभाग से आया था उसमें यही था कि प्रक्रियाधीन है और जो अनापत्ति पत्र रक्षा मंत्रालय से लेना चाहिए था इसे छावनी क्षेत्र में लेने के लिए, वो मिल गया अध्यक्ष महोदय। ठीक है, माननीय मंत्री जी संबंधित विभाग के साथ संपर्क स्थापित करके इसका निदान निकालेंगे, है ना? जी जी, धन्यवाद महोदय, बस जल्दी कर लिया जाए, यही आग्रह होगा। माननीय सदस्य जनार्दन पासवान जी। प्रश्न था और बिल्कुल चिंताजनक प्रश्न था, मैं पहले भी उठाया था। चतरा जिला अंतर्गत प्रखंड कुंदा के ग्राम ककैया में आजादी के पूर्व से रह रहे ग्रामीणों को, बने आदिवासी, पिछड़ी जाति और गरीब लोग जिनका खतियानी जमीन, जिसका स्थानीय रैयत वर्ष एकदम आजादी के पहले से लोग खतियान दर्ज महोदय, पूरा पेपर मेरे पास है। हम माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं और मंत्री जी के उत्तर से हम संतुष्ट भी रहता हूं। हम जानना चाहता हूं कि आखिर किसने अधिकार कैसे प्रयोग किया। वहां के वन परमंडल पदाधिकारी राहुल कुमार मीना के द्वारा हमको लगता है 20 घरों को ध्वस्त कर दिया गया है महोदय, और उस पर तो हमारा मांग है कि उसको बर्खास्त किया जाए महोदय। ऐसे तानाशाह अधिकारी जिसने कानून को अपने हाथ में लिया हो। इसलिए महोदय, ये खतियानी जमीन जिसका रसीद अपडेट है और उनका कहना है कि 53 में मैं ले लिया, भाई 2023 तक उसका रसीद कट रहा है। खतियान महोदय, पूरा पेपर मेरे पास है महोदय। उसके बाद भी उन्होंने कब्जा, उन्होंने बुलडोजर लगा के ध्वस्त किया। तो ये बिल्कुल चिंताजनक बात है। हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि उनको पेपर मंगवाइए, मंगवाएं उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उत्तर तो चूंकि वन परमंडल पदाधिकारी पर आया है, निश्चित तौर पे वैसे अधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए जो लोग बोलता है कि 30 वर्ष से रह रहा है उसका अधिकार, वो आदिवासी लोग रह रहे हैं, 20 घर तो आदिवासी का था। इसलिए हमारा मांग है महोदय कि आदिवासी को घर बुलडोजर लगा करके घर में सामान रखा हुआ था, कोई सूचना नहीं, उसको ध्वस्त किया कर दिया गया महोदय। उस पर मामला दर्ज होना चाहिए और लोग को वहां बसाया जाए, उनको क्षतिपूर्ति दिया जाए महोदय। माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अनुरोध है आपसे कि ये अनंत प्रताप देव जी का आ गया है महोदय, पहले उसको ले लें फिर इसको नहीं, अनंत प्रताप जी वाला आज स्थगित रहने दीजिए, उनको फिर काल देखते हैं। अभी आप आगे बढ़ो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छा पहले इसको ले लेते हैं। मैं महोदय इसको थोड़ा उधर ही कर लिया जाए महोदय, थोड़ा फाइल अभी आया महोदय, उनका वाला फाइल। 1 मिनट, ठीक ठीक, अगर देना चाहते हैं आप, अगर आगे आए तो आप माननीय अध्यक्ष महोदय बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अनंत प्रताप देव जी का जो पूरा प्रश्न है महोदय कि खेलकूद युवा संस्कृति कला विभाग, यह बात सिमडेगा जिला के पर्यटन स्थल अपार संभावना है। पर्यटक स्थल को डेवलपमेंट करने के लिए इन्होंने चिंता व्यक्त किया है महोदय। तो उन्हें, हाँ भाई, उन्हीं का है, उन्हीं का का है माननीय मंत्री महोदय। गढ़वा जिला बंशीधर मंदिर का है अध्यक्ष महोदय। इसको स्थगित कर देते हैं जोगेंद्र बाबू, ये बंशीधर नगर का कॉरिडोर के बारे में है। ठीक है, नहीं आया महोदय, इसका भी नहीं आया महोदय। अच्छा ठीक है, चलिए पासवान जनार्दन जी का नंबर दीजिए।
जनार्दन जी का नंबर दीजिए। महोदय जनार्दन पासवान जी का आया महोदय। अजीत जी उनको दीजिए। हाँ जनार्दन पासवान आया। थोड़ा सा बढ़ने दीजिए, बहुत लंबा लाइन है ध्यान आकर्षण का। हम चाह रहे हैं कि थोड़ा ध्यान। मैडम बोलिए जोगेंद्र बाबू, बोलिए जोगेंद्र बाबू, बोलिए ना, आप जवाब दीजिए ना। नहीं सुना पड़ रहा, थोड़ा जोर से बोला जाए महोदय। जोर से नहीं होगा, चलिए। ऐसा है कि आप प्रश्न आया लेकिन फाइल दब दिया था। अब माननीय सदस्य को जो चिंता, अब हम तैयार हैं आपकी सवालों का पूरक प्रश्न के उत्तर देने के लिए हम तैयार हैं। पूछिए महोदय। मेरा सवाल था ग्राम ककहिया, पंचायत कुंदा, अंचल कुंदा, जिला चतरा, वहां पर आजादी के पहले से जब सर्वे हुआ तो सर्वे खतियान पूरा पेपर भी मेरे पास हुजूर है, और उसमें वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरी चतरा राहुल कुमार मीना के द्वारा कानून अपने हाथ में लेकर के जिस तरह से ककहिया गांव को ध्वस्त कर दिया गया, वहां पर आंगनबाड़ी भवन बना हुआ है, वहां पर मिडिल स्कूल चल रहे हैं, लेकिन वहां पर आदिवासी और पिछड़ी जाति के लोग निवास करते हैं। वैसे लोगों का घर को किस हैसियत से कि कोई न्यायालय से कोई परमिशन नहीं लिया और कैसे ध्वस्त किया, कानून अपने हाथ में लिया है, तो जांच करा के माननीय मंत्री जी वैसे अधिकारी पर कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो आदमी के नियम कानून पर विश्वास उठेगा। इसलिए हमारे यही मांग है महोदय, तो लोग न्याय कैसे देंगे? माननीय मंत्री घर को ध्वस्त कर दिया, अनाज को समान। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो चिंता है लाजमी है महोदय। ग्राम ककहिया प्रखंड कुंदा, प्लॉट संख्या 2, 3, 4, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 और 49। यह चतरा उत्तरी प्रमंडल की अधिसूचित वन भूमि है महोदय, वन सीमांकित भूमि है, जिसकी अधिसूचना संख्या C/10171/52-29 और दिनांक 2/1/1953 है। जो प्राप्त उत्तर है उसमें यह जमीन, उक्त जमीन पर वह घर बना हुआ था महोदय, और जिसके आलोक में वन विभाग के द्वारा यह कार्रवाई की गई है महोदय। माननीय मंत्री जी के उत्तर से मैं एकदम संतुष्ट हूं। जिस अधिकारी पर जांच होना चाहिए था, जिस पर कार्रवाई होना चाहिए, तो वही अधिकारी ने रिपोर्ट बना के भेजा है महोदय। देख लिया जाए रसीद, माननीय मंत्री जी को मैं भेज देता हूं, और उसके बाद करेक्शन स्लिप देख लिया जाए महोदय। खतियान देख लिया जाए महोदय। और ये मैंने 75 साल नहीं, ये 90 बरस कहां थे जिनका नींद टूटा है 2023 में। तो महोदय हमारा जो मांग है कि विधानसभा की कमेटी बनाइए, क्योंकि यह साधारण सवाल नहीं महोदय, यह सवाल बहुत गंभीर है। 20 घरों पे बुलडोजर लगा के ध्वस्त कर दिया गया महोदय। और आदिवासी, आप आदिवासी की बात करते हैं माननीय मंत्री जी, जो समाज के एकदम नीचे पंक्ति में बैठते हैं, वैसे लोगों के, और वहां पर पीढ़ी जाति मतलब ज्यादा जंगल में तो निवासी ही लोग करते हैं महोदय। ये दोनों को जिस तरह से बेदखल किया गया, अभी भी वहां पर वो लोग टेंट लगा के रह रहे महोदय। मैंने कम्बल दिया, मैंने टेंट लगवाया महोदय। मैं सरकार को, खासकर माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि आप विधानसभा कमेटी बनाइए और जांच कीजिए कि सरकारी भवन को छोड़ दिया गया है, बाकी जो बेचारा गरीब गुरबा आदिवासी का था उसको ध्वस्त कर दिया गया। चावल था, दाल था, जेवर था, जवरात था, तो एक कानून अपने हाथों में महोदय उन पर मामला दर्ज होना चाहिए, हमारा कहना माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, बड़ा जटिल प्रश्न और बड़ी लंबा उसका उत्तर भी है महोदय, बहुत 2-3 पन्नों पर है महोदय, और कई मामला न्यायालय के आदेश के आलोक में, कई वन प्रमंडल के आदेश के आलोक में, और कई अंचलाधिकारी और भू राजस्व विभाग के आदेश के आलोक में इस तरह की कार्रवाई हुई है महोदय। तो हम माननीय सदस्य को यह कहना चाहेंगे कि हम लोग इसका विस्तृत जानकारी लेकर के हम लोग 1-2 दिन में सदन के चलते सत्र में इनको उपलब्ध करा देंगे महोदय। ठीक है महोदय, मंगवा लें और हम आपके कागज उनको भेजवा दें। हाँ ठीक है, सारा पेपर जो भी तथ्य आपके पास है अब भेजवा दीजिए। आप
जवाब कल मिलेगा अध्यक्ष महोदय। हाँ, आपका जवाब मिलेगा। मान्य सदस्यगण, सभा की कार्रवाई 2 बजे अपराह्न। बोलने दीजिए उनको, बोलने सीनियर लीडर है, बोलने दीजिए। मंत्री हैं आप। क्या हो गया? चलिए अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस बजट भाषण में भाग लेने के लिए आपने समय दिया। क्योंकि मैं कल जब वित्त मंत्री जी बजट को प्रस्तुत कर रहे थे तो मैं उसको बड़ी ध्यान से सुन रहा था, लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे शायद जब बजट को प्रारंभ करेंगे तो कम से कम बजट सत्र में राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन आपने कल सबने सुना है, पूरा सदन, पूरा राज्य ने सुना, उन्होंने वहीं से उन्होंने शुरू कर दिया। और आप सबको ध्यान में होगा, उन्होंने कहा 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना, अच्छी बात है। शिबू सोरेन को भी उन्होंने उसका क्रेडिट दिया, उसको भी मैं इनकार नहीं करता हूं कि वर्षों तक उन्होंने लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस पार्टी को भी उन्होंने दिया, लेकिन अगर एक बार भी उस समय के जो श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम तक नहीं लिया, यानी ऐसा लगा कि भाई कोई भूमिका ही नहीं रही। लेकिन वास्तविकता क्या है हम सबको पता है। आजाद भारत में झारखंड राज्य के लिए जितनी लंबी समय तक यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया, चाहे जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में हो, मराम गोमके या शिबू सोरेन के नेतृत्व में हो, और देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, लेकिन कभी भी झारखंड वासियों की आवाज को इन्होंने सुना नहीं, बल्कि उसको दबाने का ही काम किया, खरीदने का ही काम किया। खरीदा। और जब 98 और 99 में इस देश में सरदार अटल जी के नेतृत्व में एनडीए की गवर्नमेंट बनी तो 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य। अब उसमें से आप याद करिए, उस समय एक तो खरीदने का काम करे और एक तो बिहार के नेता थे, उनके लोग भी यहां बैठे हुए, वो कहते थे मेरे लास्ट में बनेगा। इतने भय का माहौल पैदा कर दिया था कि भाई झारखंड बनेगा तो क्या बिहार के लोग बालू फाकेंगे। लेकिन आज मुझे गर्व होता है, जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे तो सरकार में नीतीश जी आज बिहार के मुख्यमंत्री सरकार में शामिल थे, कभी भी किसी ने कोई विरोध नहीं किया। और परिस्थिति ऐसी पैदा हुई कि सदन में फिर सबने सर्वसम्मत से ही उसको कहेंगे, कि हम भी सदन में उपस्थित थे। उस समय जेएमएम की ओर से हेमलाल जी उपस्थित थे। तो मैंने इसलिए कहा कि हम राधा कृष्ण किशोर जी से उम्मीद नहीं करते थे कि इस प्रकार की नजरअंदाज करेंगे। तो इसलिए मुझे लगा कि इस बात को मैं थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर दूं, ताकि इस बात की थोड़ी सी समझ में सबको आनी चाहिए। फिर कल जिस प्रकार से उन्होंने बजट में भाषण में हमने देखा कि वित्त मंत्री जी ने हेमंत सोरेन का महिमंडन किया। अच्छी बात है, सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उनका हमें गुणगान करना ही चाहिए। उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, पिछले 5 वर्षों से भी चल रही। लेकिन उस जेल यात्रा को लेकर के उन्होंने इस प्रकार की कविता का पाठ किया, जैसा लगा कि कोई आजादी की लड़ाई में जेल में बंद थे, वहां से छूट करके आए हैं, तो इस प्रकार से महामंडित किया गया। तो हमें लगा कि ये ठीक नहीं है। इस कारणों से कौन जेल में है, कब जेल में लोग गए, ये हम सबको पता है। फिर उन्होंने जो बजट भाषण में और उन्होंने लास्ट में एक उल्लेख किया था, मुझे लगा कि इसको भी मैं उल्लेख करूं। एक कविता उन्होंने पीयूष मिश्रा जी का पढ़ा है। हमें उम्मीद था कि पूरे बजट में कभी भी गांधी या अंबेडकर ऐसा कभी भी कोई महापुरुषों का किसी को कोट नहीं किया, पीयूष मिश्रा का। हमने फिर पता किया भाई ये कौन है व्यक्ति, तो पता चला कि धनबाद में जो कोयला का काले कारोबार होता है, उसके आधार पर जो फिल्म बना था गैंग ऑफ वासेपुर, लगता है सरकार उससे ही अधिक प्रभावित है, इसलिए उनका ही कविता को इसमें उद्धृत किया गया। तो ये मुझे लगा कि
ये हम सबको, उसके बाद बजट पर एक दो विषय और कह करके मैं आगे बढ़ूंगा। उन्होंने कहा कि बजट में साफ साफ कहा कि ऐसा लगा कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं करती है प्रदेश को। तो हमें लगा कि या तो क्या कहते हैं कि नहीं, वैसा मैं नहीं समझता हूं, या तो इन्होंने जानबूझ करके या फिर अफसरों ने इनको नहीं बताए होंगे या जानबूझ करके उसको छुपा दिए होंगे। तो मैं थोड़ा सा कोशिश किया कि जब इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, तो मुझे लगा कि भाई केंद्र का भी हमें थोड़ा देखना चाहिए, केंद्र सरकार झारखंड को क्या दे रही है या पिछले 5 वर्षों में भी क्या क्या उन्होंने दी है, किस प्रकार से। तो हम देख रहे थे 21-22 में भी जो सेंट्रल का जो शेयर होता है 125.78% अधिक दिया, यानी उतना दिया है, 100% से अधिक हो गया, यानी जितना इनका डिमांड रखे थे उसी प्रकार से 22-23 में भी 116.28% मिला है, यानी जितना इन्होंने रखा था उससे भी 16% अधिक। और 23 और 24 में भी अगर आप देखें तो उसमें भी 110.58% शेयर झारखंड को मिला है। अगर मैं उसको आंकड़ों में भी थोड़ा बताना चाहूंगा, ये सरकार कहती है कि भाई केंद्र की सरकार भेदभाव कर रही है, भाई जनता को दिग्भ्रमित मत करिए। आप काम नहीं करते हैं ये बात समझ में आती है, लेकिन केंद्र सरकार नहीं दे रही है ये कह करके अपने आप को पल्ला झाड़ लेना ये ठीक नहीं है। केंद्र सरकार किस प्रकार से इस राज्य को सपोर्ट कर रही है 2004 से 14 तक, उस समय यूपीए कहा जाता था, अब एनडीए कहा जाता है, उस गठबंधन की सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में। उस समय 4 से 14 10 वर्षों में 56,090 करोड़ रुपया राज्य को प्राप्त हुआ था। और 14 से 24 के बीच एनडीए की गवर्नमेंट है, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, 2,26,000 करोड़ रुपया, 4 गुना, इस 2,26,444 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। अनुदान में भी उसी प्रकार से पहले 28,509 करोड़ रुपया मिला था, और मोदी जी के एनडीए गवर्नमेंट के कार्यकाल में 1,04,373 करोड़ रुपया मिला। तो इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से मैं कहूंगा और सरकार से मैं कहूंगा, भाई हम इस प्रकार की कम से कम दुष्प्रचार तो नहीं करें, लोगों के पास ये भ्रम की स्थिति को तो हम पैदा नहीं करें, तो कम से कम सच हम बताने की, थोड़ा सा कहने की, अगर कह भी नहीं सके तो कम से कम भ्रमित तो लोगों को नहीं करें। मैं समझता हूं कि आपको कहने में तकलीफ होती होगी कि हम कैसे उनका प्रचार करेंगे, लेकिन आप कम से कम उस बात को ना बोलें तो ये भी ठीक है, चलेगा। लेकिन आप सीधे कह दें कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं करती है, केंद्र सरकार सपोर्ट नहीं करती है, तो मुझे लगता है ये भी ठीक है। आपने अध्यक्ष महोदय, बजट तो सरकार ने 1,45,000 करोड़ का रखा, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं कहां से पैसा लाएंगे, क्या करेंगे, किस प्रकार से सरकार काम करेगी, इसका इन्होंने कुछ बताया नहीं। पिछले जब मैं रिकॉर्ड देख रहा था 24 और 25 का जो उन्होंने तय किया है, अभी तक वो दिसंबर तक, 2024 के दिसंबर तक मात्र 58.82% यानी कर संग्रह, यानी पैसा वो इकट्ठे कर सके, एकत्रित कर पाए, यानी अभी भी आधे से थोड़ा है, लगभग 59% उसको आप मान सकते, और 3 महीना में अधिक होगा तो मैं समझता हूं कि 80% चलते चलते सरकार शायद पहुंचेगी, तो बहुत बड़ी बात है, पहुंच जाए तो अच्छी बात है।
तो ये लगता है कि जिस प्रकार से जो वसूली कार की हो रही है, उससे तो लगता नहीं है कि सरकार जो जितनी बड़ी लंबी चौड़ी बजट बनाए हैं उस बजट को वहां तक पहुंच पाएगी। और उसमें भी आप देखेंगे सरकार ने जितना कुछ किया है बजट में से, एट ए ग्लांस ही आप देखेंगे तो उसमें एक समझ में आ रहा है कि क्योंकि बजट की मैं बहुत अधिक जानकार नहीं हूं, लेकिन सामान्यतः मैं समझने की कोशिश करता हूं। उसमें आप देखेंगे उसमें ये जो इनका एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय को इन्होंने कम रखा, यानी जिसको कहते हैं योजना मद में जो खर्च है उसकी कोई बहुत अधिक, लेकिन गैर योजना मद में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन्होंने बहुत अधिक बढ़ाया है, जिसमें ये सारी चीजें उल्लेख नहीं है। आज भी कई विभागों में सरकारी पदों पर रिक्त पड़े हुए, अगर उनमें से बहालियां होगी तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। और नौकरी नहीं देना तो अलग बात है, लेकिन अगर नौकरी देंगे तो बढ़ेगा वो एक्सपेंडिचर। तो मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था के हिसाब से, प्रबंधन के दृष्टिकोण से ये ठीक नहीं है। इसका इनको थोड़ी सी दुरुस्त करनी चाहिए सरकार को। नहीं तो हम धीरे धीरे अभी भी हम देख रहे हैं कि हम सब लोग क्षेत्र से आते हैं, कई योजनाओं का हम लोगों ने शिलान्यास किया, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। काम सब ये है, टेंडर ठेका सब फाइनल, लेकिन काम क्यों शुरू नहीं होता है? ठेकेदार से बात करते हैं, इंजीनियर से बात करते हैं, कहता है कि सर इस समय पैसा नहीं है। ठेकेदार के पास भी पैसा नहीं है, वो भी महाजनों से क्या सूद ले करके काम किए हुए हैं, तो मिल नहीं रहा है, तो काम शुरू नहीं हो रहा है। पता नहीं आगे क्या होगा, ये भी किसी को पता नहीं। तो इसलिए मैंने ये कहा कि भाई, और आप पैसा बजट में आप मांग रहे हैं, आपका जो एक्सपेंडिचर ही, ये मैं देख रहा था कि अलग अलग विभागों में कई एक ऐसे विभाग है, आपका कृषि पर आप कह रहे हैं, कृषि पर अभी तक आपका 52% खर्च है। डेयरी की आपने बड़ा बड़ा बात किया, उसमें 44% है। फिशरी पर आपका 42% है। और टोटल अगर आप देखें उस क्षेत्र में कृषि और एनिमल हस्बेंड्री में आपका 54% है, यानी इसको क्या कहते हैं, फरवरी तक आपका ये खर्च हुआ है। अब ये मार्च 1 महीना बचा हुआ है। उसी प्रकार से आपका ड्रिंकिंग वाटर, जो शुद्ध पेयजल, अभी जिसकी सदन में चर्चाएं हुई सब जगहों से, लेकिन आपका उसमें खर्च क्या है, 18.6%। यानी अब जरा सोचिए, सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए। आप पैसे आप खर्च नहीं करते, काम नहीं करते, और काम नहीं करेंगे, उपयोगिता प्रमाण पत्र भी नहीं भेजेंगे, तो केंद्र से आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे इस कार्य से। उसी प्रकार से फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो आपने मात्र 38% खर्च किया, और आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसकी काफी आपने चर्चा की, लेकिन उसमें से 7.45% ही पैसे खर्च हुए। पंचायती राज में मात्र 36.56% पैसे खर्च हुए। ऐसे कई एक विभाग है, वित्त मंत्री जी खुद उसको देख ले। तो इसलिए मैं कह रहा था कि भाई, आप बजट पर बजट, अनुपूरक बजट अभी तुरंत पास किए, फिर आप ये करें। हमारा ये नहीं कहना है कि आप बजट लाइए, लेकिन बजट में जो सदन से आप स्वीकृति लेकर के जनता के भी जाते हैं, तो काम करें। आपके मंत्री, आपके पदाधिकारियों काम करें, कामचोर नहीं बने। अभी तक के जो ये रिपोर्ट देख रहा है उसमें तो कामचोर, आप झारखंड जैसे राज्य में यहाँ की स्थिति क्या है। अब इसलिए मैं तो कहता हूं कि ये बजट लगता ही नहीं है कि कहीं कोई गरीबी उन्मूलन का ये बजट होगी, क्योंकि झारखंड में अगर आज आप देखें तो झारखंड प्रदेश के अंदर में 41% लोग गरीबी रेखा से नीचे है। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी आबादी है, और 41% लोग गरीबी रेखा से नीचे है। और गरीबी रेखा से नीचे उसके जो मापदंड होता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक महीना 1632 रुपया जो कमाता है, यानी उससे कम जो कमाता है, या प्रतिदिन 54.40 रुपया से कम कमाता है, उसको गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण क्षेत्रों का माना गया है। शहरी क्षेत्रों में 1944 रुपया प्रति माह
और 664 रुपया 80 पैसा प्रतिदिन के हिसाब से जो कमाता है, यानी ये आप सोच सकते हो, ये तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के आधार पर ये तय हुआ था। और उसमें भी जो गरीबी रेखा से जो पात्रता है, जिसको हम आय प्रमाण पत्र कहते हैं, तो वो 27,000 रुपया से उनका आय कम होना चाहिए, यह स्पष्ट है। उनका कच्चे मकान होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि इतनी बड़ी संख्या में गरीबों की है यहाँ पर 41%। आज अगर वो लोग, अगर पहले हम लोग सुनते थे लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन आज अगर वो भूख से नहीं मरते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा देन है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। मुझे कहने में प्रसन्नता है, कोरोना काल से देश के तो 80 करोड़, झारखंड में भी 2,64,00,000 लोगों को, 2,64,25,000 ऐसे कुछ लोग हैं जिसको प्रत्येक महीना 5 किलो मुफ्त में अनाज भी भेजा दिया जा रहा है। तो हमें इतना बड़ा सपोर्ट मिलता है, इतना बड़ा हमें सहयोग मिलता है। तो हमारा क्या दायित्व है? राज्य का दायित्व है, राज्य सरकार का दायित्व है कि हम उसके लिए योजना बनावे ताकि उसको हम अपलिफ्ट कर सके। अध्यक्ष महोदय, झारखंड बने अब 25 साल हो रहे। 25 साल में ये चर्चाएं होती है कि बीजेपी बहुत दिनों तक राज्य किया। मैं आज यहां कहना चाहता हूं सदन, 25 वर्षों का अगर आप देखेंगे तो 13 वर्षों तक बीजेपी की सरकार रही है। 11 वर्षों तक इधर जो लोग आज बैठे हुए इनकी सरकार रही है, राष्ट्रपति शासन रहा, इनके कार्यकाल में रहा। और आप तो इस कार्यकाल मिला है तो उससे भी आपकी अधिक हो जाएगी, इसलिए आप अपनी जवाबदेही से आप बच नहीं सकते। ये बार बार इस बात को कहते हैं सदन के पटल पर कि भाई आपने, बीजेपी ने इतने वर्षों तक गाड़ी को पटरी से उतार दिया। भाई आप कर क्या रहे थे? आप भी इतने लंबी समय तक इस राज्य में सरकार चला रहे थे, चाहे दिल्ली के हाथों राष्ट्रपति शासन के हाथों चलवा रहे थे। इसलिए अध्यक्ष महोदय और देश की सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो इस राज्य के विकास के लिए जो सपोर्ट करती है। और एक बात मैं और जरूर कहूंगा, कल भी विषय उठा था, यार राय जी यहाँ उपस्थित अभी नहीं है सदन में, लेकिन वित्त मंत्री जी काफी समझदार है, मैं समझता हूं कि इस विषय पर वो गहनता से विचार करें। हम बार बार 1,36,000 करोड़ की बात करते हैं। मैं बार बार कहता हूं मैं आपको साथ दूंगा, लेकिन आप प्रॉपर चैनल से, ठीक प्रकार से, कहां से पैसा मिलेगा, कब कब का क्या पैसा है, ये तो आपको वहां पर प्रयास करनी पड़ेगी। लेकिन आप वो प्रयास नहीं करते। कह रहे हम सरकार को चिट्ठी लिख दी। हमने उसका प्रश्न का उत्तर में से हम देख रहे थे, आपने क्या लिखा हुआ है उसमें, कहीं पर आपने लिखा है कि वो क्या बोलते हैं, ड्यूज है नॉन पेमेंट लैंड, क्या है, कंपेंशन। तो आप ये बताओ, ड्यूज है कॉमन कॉज MMDR एक्ट के तहत, ड्यूज है वेस्ट कोल। कहने का मतलब है कोल कंपनी भी यहाँ CCL है, BCCL है, ECCL है, अलग अलग कंपनी, उन्होंने जमीन लिया, उनकी डूबा, तो आप उसके ऊपर आपको प्रॉपर लाइन से आपको प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप रास्ते से नहीं प्रयास करिएगा तो आप दौड़ते रहिएगा। कहते हैं ना कि कोई टेक्निक से, या फिर हम गणित क्या कहते हैं, पढ़ाई लिखाई गणित में औसत छात्र रहे, तो औसत जो छात्र होता है तो उसको क्या कहते हैं, थोड़ा रटाया जाता है कि भाई रट करके गया, इसको याद कर ले उसका सूत्र। तो जब तक आप उस सूत्र को पकड़ करके पैसे लेने के लिए प्रयास नहीं करिएगा तो आपके वास्तविक पैसे कितने हैं तब वो आपको मिल पाएगा। अगर राजनीति करनी है, पिछले 5 साल भी आपने राजनीति किया, अगले 5 साल भी अगर आपको ऐसे ही राजनीति करनी है अध्यक्ष जी, तो मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि जो मंत्री है विभाग के या वित्त मंत्री है, तब निश्चित रूप से उससे आप देखिए कब का क्या क्या है, किस कौन सी आपका
पब्लिक सेक्टर में पैसा क्या कब का क्या बचा हुआ है, लेकिन आप वो करेंगे नहीं क्योंकि आपको उसमें कोई रुचि नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए मैं आज कहूंगा कि अध्यक्ष जी, ये जो बजट इन्होंने पेश किया है, बजट देखने में लंबी चौड़ी, लेकिन उस बजट में कुछ लगता नहीं है कि आगे कुछ करने वाले हैं, कुछ दिखाने वाले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो ध्यान सरकार को देनी चाहिए था वो आज नहीं दे रहे। आज भी शिक्षा के क्षेत्र अगर आप देखें उसमें किस प्रकार से स्थिति खराब है। अस्पतालों के भी अगर आप देखें, मंत्री जी पता नहीं कहां चले गए, कि है यहीं पर। हम कहेंगे कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर को मैं कहता हूं अब आपको ध्यान में रखना चाहिए 3634 डॉक्टरों के पद स्वीकृत है कि हम रांची में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। अच्छी बात है, आप बनाइए, अब इसको रोक नहीं रहे। आप रोकेंगे कैसे? रोकेंगे, सरकार है, बनानी भी चाहिए, एक नहीं दो बनाइए। लेकिन बना हुआ मेडिकल कॉलेज की स्थिति क्या है? आप संथाल परगना से आते, आखिर दुमका के, देवघर के, बाकी जगह के मरीजों को फिर यहां तक आना क्यों पड़ेगा? अब दुमका में मेडिकल कॉलेज पिछले रघुवर दास जी की जब सरकार थी बन करके तैयार हुआ, उद्घाटन भी। अब वहां क्या शिक्षक का जो पद है 140 है, लेकिन कार्यरत कितना है? 62, आधे से भी कम है। अब जरा सोचिए, पलामू में मेडिकल कॉलेज है, पलामू से क्यों आएंगे? वहीं पर डॉक्टरों को पदस्थापित करिए उस क्षेत्र के लोग, रिम्स में भीड़ बढ़ेगी नहीं। और उसी के लिए मेडिकल कॉलेज भी बनाया जा रहा है। आगे आप कह रहे हैं जिला में भी बनाएंगे, तो पलामू मेडिकल कॉलेज में वहां पर शिक्षकों का पद 140 है, कार्यरत कितना है? मात्र 59, यानी रिक्त पद आपका 81 है। अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज है, प्राध्यापक के पद वहां 140 स्वीकृत है, लेकिन काम वहां कितना कर रहे हैं? कार्यरत है मात्र 75, और वहां भी रिक्त पद है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो हालत है, आप जरा इसको सुधारिए। अध्यक्ष महोदय, जिला अस्पतालों में जाकर के देख लीजिए, सब जगह वहां कोई ऑपरेशन नहीं होता है। सामान्यतया शायद राज्य की सभी अस्पतालों की यही स्थिति होगी। अध्यक्ष महोदय, आप भी कभी सदर अस्पताल में कभी जाकर के जाइए, डॉक्टरों से मिलिए, थोड़ा पूछिए कि भाई यहाँ क्यों ऑपरेशन नहीं होता है। अगर किसी का हाथ पैर भी टूट जाए तो रांची रिम्स से या तो वे रेफर कर देते हैं, या फिर आपका कहाँ भी रेफर कर धनबाद या कहीं जाओ, या प्राइवेट हॉस्पिटलों में, क्योंकि वहां पर डॉक्टर नहीं है। तो आप इस कारण से ऑपरेशन नहीं होता है। अगर हाथ पैर भी टूटा तो फिर लोग या तो प्राइवेट अस्पतालों में लोग चले जाते हैं, या तो आप यहां चले आते हैं। अब तो उन प्राइवेट अस्पतालों की भी आपने हालत ये कर दिया। पहले जो लोगों को मिल रहा था सुविधाएं आयुष्मान योजना के तहत, उसमें भी आपने कैटेगरी कर दिया। एक मिनट बाबू जी, एक मिनट। आप डॉक्टर का नाम लिए इसीलिए कुछ बोल रहा है, डॉक्टर के हिसाब से बोलिए। सीनियर लीडर हैं सर, और जिस प्रकार वे बातें रख रहे हैं, निश्चित तौर पर अगर कोई सुझाव अच्छा है तो दीजिए। जो बातें आप कर रहे हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है महोदय, कोई फैक्ट नहीं है। मैं देख रहा हूँ महोदय, हर जिले हॉस्पिटल में ऑपरेशन होता है। आप अब हमको डिटेल बता के दीजिए कि अगर हमारे जिले हॉस्पिटल में ऑपरेशन नहीं हो रहा है तो मैं कार्रवाई करूंगा उस पर। आप बेवजह अगर इस तरह से बातें कर रहे हैं, हो गया, ये समझ से परे। महोदय, एक और बात महोदय, आयुष्मान कार्ड के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं बाबूलाल जी, मैं कहना चाहता हूं ये बात सही है कि 2-2 कमरे में आयुष्मान कार्ड भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग चला रहे थे, हॉस्पिटल चला रहे थे महोदय। इसको हमने रोका है। हमने कहा कि नहीं, अभी 30 जो गांव में 30 जहां पे 30 बेड हॉस्पिटल होगा वहां मान्यता देंगे, और शहर में 50। अभी रुका नहीं महोदय, हमने 6 महीना कहा कि इसे विस्तार करो। हॉस्पिटल रुक नहीं सकता महोदय, ये तो इमरजेंसी सेवा है। आपको मैंने एक्सटेंशन किया है, 6 महीना समय दिया है बाबूलाल जी, इसको तो देखिए बढ़िया से। हम बंद नहीं करेंगे हॉस्पिटल को, हम हॉस्पिटल बंद नहीं। बोलिए बाबू, करिएगा तो बेहतर रहेगा। ठीक है, नहीं तो हर मंत्री बीच में खड़े हो जाते हैं, लय सब टूट जाता है, ये सब करना। ठीक, चलिए। तो मैं ये कह रहा था कि उन्होंने कई हॉस्पिटलों को बंद कर दिया, लेकिन जो आपने मापदंड तय किया है अध्यक्ष महोदय,
उस मापदंड में मैं कह सकता हूं गरीब तो बेचारा इलाज ही नहीं करा पाएंगे, यानी जो पैसा की सरकार बात करती है 10 लाख 15 लाख देने की, तो ले ही नहीं पाएंगे लोग। इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, देखना चाहिए। हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई लूटे, लेकिन आप देखिए कि उनका इलाज कहां होता है, कहां तक उनकी पहुंच है गरीबों की, ये आप जरूर देखिए। फिर अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी सी शिक्षा विभाग के भी हालत के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। क्या जी स्थिति क्या है? अगर हमने जो ऐसा बताया कि 41% लोग यहां गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके बाल बच्चे कोई प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ नहीं सकते हैं, उतने पैसे उनके पास नहीं है, सरकारी विद्यालयों में शिक्षक नहीं है। आज प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षकों की पद, जहां 59,193 पद जहां स्वीकृत है, वहां आज भी 25,000 से अधिक पद रिक्त पड़े हुए। प्रश्न के उत्तर में आता है प्रक्रिया चल रही है, लेकिन हम लोग प्रक्रिया पिछले 5 वर्षों से भी देख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बार बार एग्जाम होता है, एग्जाम में पेपर भी लीक हो जाता है, परीक्षा रद्द हो जाता है, बच्चे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। आखिर ये परिस्थितियां क्यों पैदा होती है? भाई हमको ऐसा मजबूत नियम को बनावे ताकि नियुक्ति हो जाए समय से, ताकि गरीब के बच्चे वहां पढ़ सके। आज भी इतना शिक्षकों की जो पद रिक्त पड़े हुए हैं, उस पर हमें विचार नहीं करेंगे तो कैसे हुए? हर स्कूलों में, मैं इसलिए आंकड़ा डाटा में बहुत उल्लेख नहीं करना चाहता हूं कि हर जगह, हर क्षेत्रों में, चाहे प्राइमरी एजुकेशन में हो, चाहे हायर एजुकेशन में हो, सब जगह ये समस्या है। अगर इन समस्याओं को हम दूर नहीं करेंगे तो फिर उन गरीबों का कैसे भला होगा? गरीब अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं? अध्यक्ष महोदय, मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा जी के स्कॉलरशिप जो विदेश बच्चों को भेजते हैं, अच्छी बात है, मैं उसके लिए सरकार की सराहना करता हूं, लेकिन उतने में काम नहीं चलेगा। आप उन बच्चों के बारे में जो 41% परिवार है झारखंड में, 41% जो आबादी है, वो जो बच्चे अपने बच्चों को ITI में नहीं पढ़ा सकते हैं, पॉलिटेक्निक में नहीं पढ़ा सकते, इंजीनियर नहीं बना सकते, डॉक्टर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं है। साल में 1 लाख रुपया ये सामान्य इंजीनियरिंग पढ़ाई में खर्च होता है। बच्चों को नर्स नहीं बना सकते हैं। अब उन बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार को अदा करना चाहिए और सरकार को सामने आना चाहिए, तभी तो ये गरीबी की हम उन बच्चों को आगे ले पाएंगे। नहीं तो ये गरीबी रेखा से 41% लोग रहेंगे। और इकोनॉमिक क्या कहते हैं, ये टेक रिपोर्ट में भी आपने देखा होगा कि हमारा क्या है, उस समय की क्या पोजीशन थी झारखंड को, या टेक रिपोर्ट या शायद आर्थिक सर्वेक्षण किसी में पढ़े थे जो कि इतना कॉपी मिल गया है। हम 2001 में भी हम वही 26वां पोजीशन पर थे, आज भी वही 26वां पोजीशन पर है। तो ये स्थिति हमें ठीक करनी पड़ी। कौन करेगा? सरकार को ठीक करना है। आप जहां सहयोग चाहेंगे हम सहयोग देने को तैयार हैं, लेकिन आपकी नियत होनी चाहिए सहयोग लेने की। इसलिए हम अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ सुझाव के तौर पर दिया, लेकिन आप जो इस प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा करते, और जब बजट में सरकार उत्तर देंगे वित्त मंत्री जी, तो मैं जरूर कहूंगा कि आप बताना कि आप रिसोर्स यानी पैसे को कहां से इकट्ठा करेंगे। इन सारे विषय को आप लाएंगे। हम सब लोग इस सुनने के लिए, हम ही नहीं, सदन ही नहीं, पूरा राज्य जानना चाहेगी कि आपने इतने बड़ा बजट तो बनाया, अच्छी बात है। आपकी जो पिछले कार्यकाल में जो काम हुआ उससे तो लगता नहीं है कि आप उसको जुटा पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री रामेश्वर उरांव जी। ये सब बात आपको अच्छा नहीं लग रहा सुनने में? अमित जी बैठिए ना, बैठिए। अभी तो गंभीर बात में करिए ना, गंभीर होते रहेगा। सुनिए, ये सब बात सुनिए। माननीय सब बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं, सुनिए, सुनना चाहिए, सुनिए। बैठिए बैठिए अमित जी, बैठिए बैठिए। आपको देख करके सारे नए माननीय सदस्य भी वैसा ही करना चाहेंगे। चलिए रामेश्वर जी। धन्यवाद महोदय। मैं सरकार को
सरकार के वित्त मंत्री को और वित्त विभाग को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद अच्छा बजट बनाया। मैं इसे समर्थन में बोलूंगा। मगर 2-3 पार्ट में बोलूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन 2-3 पार्ट रखूंगा। पहला तो ये है कि मुख्य बिंदु क्या है, विशेषताएं क्या है इस बजट की, इसका थोड़ा सा चर्चा करूंगा। विशेषताएं हैं कि झारखंड के विकास में निजी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए पीपीपी शेयर एवं सीएसआर शेयर को क्रियाशील करने का प्रस्ताव इस बजट में दिया गया। ये पहली बार हो रहा है सीएसआर का पैसा जहां तहां बंटता था। इस राज्य में दूसरे राज्य में भी हम जानते हैं कि दूसरे राज्य में भी भेज दिया जाता था। यहाँ जो पैसा मिलता है, यहाँ जो कंपनियां काम करती हैं और सीएसआर के पैसा देते हैं तो बाहर के राज्य भेज जाता है। वो नहीं होगा, एक सेल बनेगा और सीएसआर के पैसा यहाँ रहेगा और उससे विकास के कार्य होंगे। ये मैं मानता हूं। कैसे होंगे, बाबूलाल जी कह रहे थे, तो एक तरीका तो है ये कि सीएसआर के पैसे को भी गिनती करें हम अपने रेवेन्यू कलेक्शन में और फिर इसको खर्च करें। दूसरा है महोदय, सरकार कंटिन्यूटी में चलती थे। राज सिन्हा जी बोले थे ना, राज सिन्हा जी बोले थे 3-4 दिन पहले कि सरकार कंटिन्यूटी में चलती है। एकदम सही बोले थे। पॉलिटिकल साइंस का सिद्धांत है ये, गवर्नमेंट रन इन कंटिन्यूटी। उसी तरह सरकार जो एक पिछले वित्तीय वर्ष में एक लक्ष्य रखा गया था कि 2029-30 तक मौजूदा मूल्य पर राज्य के घरेलू सकल आय को 10 ट्रिलियन करने का लक्ष्य, इसको बरकरार रखा है। इस बजट भाषण की विशेषता इसको मालूम है। इसलिए विशेषता इसमें है कि राज्य में पर्यटन के विकास की असीम संभावनाएं हैं। पर्यटन में रोजगार की असीम संभावनाएं रहती हैं। पर्यटन के विकास के द्वारा राज्य के लोगों को रोजगार आय के नए अवसर के साथ साथ राज्य को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। पहले स्थिति अच्छी नहीं थी लॉ एंड ऑर्डर की, हम पुलिस में रहे, हम जानते थे, रोज पटाखा फूटता था इस जंगल में उस जंगल में। आज स्थिति सुधरी है। ये सबको मानना चाहिए, ईमानदारी से मानना चाहिए। मैंने देखा है खराब दिन तो याद कर रहा हूं, आज बढ़िया दिन आया है तो उसको भी याद करने की जरूरत है। और पर्यटन को सब मिलकर के, लेफ्ट राइट की बात नहीं है, सब मिलकर के हम लोग को बढ़ावा देना चाहिए ताकि रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू हमारा आगे बढ़े। और भी है विशेषताएं महोदय, लेकिन ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। अभी बात हो रही थी बजट में राजनीति। महोदय, कोई भी सरकार बजट लाती है उसे राजनीति साधती है। बजट क्या है? अर्थनीति का, अर्थनीति इकोनॉमिक पॉलिसी का भाग। जो हमारी अर्थनीति होगी उसको हम बजट में सालाना रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के लेखा जोखा के मार्फत में रखते हैं। उदाहरण देंगे हम, दिल्ली का इलेक्शन हुआ, उसके पहले केंद्र सरकार का बजट हुआ। मैं खाली अर्थनीति और राजनीति उसके बारे में बोल रहा, किसी पर कटा दिया। उसमें बजट में पढ़ा गया कि 12 लाख सालाना आय वाले को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इनकम टैक्स नील हो जाएगा। दिल्ली के एक अंग्रेजी पत्रकार ने मुझे फोन किया कि इसमें क्या प्रतिक्रिया है, क्या विचार है। हमने कहा आप बोलिए पहले क्या प्रतिक्रिया है। तो बोला पहले आप राजनीति में हैं, आप बताइए क्या इसमें होगा। हमने कहा महोदय कि केंद्र सरकार की पार्टी बीजेपी आगे बढ़ जाएगी, आप नीचे जाएंगे। इसलिए कि दिल्ली में 67% मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। इस प्रावधान से, इस बजट की इस अर्थनीति से राजनीति होगी तो होता है। हमको इस बात को समझना होगा कि बजट अर्थनीति है और अर्थनीति प्रभावित करती है राजनीति। अपनी पार्टी का भी बोलेंगे हम, मैया समाज होगा,
जहां जाते थे बोलते थे आप तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम बोलते थे कि हम पॉलिटिक्स में हैं तो पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, बुलेट न रखेंगे। हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या हमारा अधिकार है। लेकिन मैया समाज योजना का समझो क्या है। आज इनकम इनइक्विटी कैसे सुधारेंगे, थोड़ा सा भी जानकारी रहेगी विषय की तो मानेंगे कि रुपये का इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, जो सरकार के पास रेवेन्यू है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए गरीबों के पक्ष में, तो इनकम में कुछ समानता आएगी। और चर्चा थी, लोग बोलते थे महोदय ये सरकार अच्छी है। हम बोलते क्यों क्यों, तो बोलता कि पेट भी भरी और पॉकेटों भर रही, पेट भी भरी पॉकेट भी भर रही। हाँ बोलिए, ठीक है ना। तो आप तो रुक जाइए, हम वैसा नहीं है। तो हाँ, पेट भरे पॉकेट भर रहे हैं, ये साधारण घटना नहीं है। जिस परिवार के पास 100-150 रुपये भी नहीं हुआ करते थे महीना भर में, जानते हैं सब परिवार को, उस परिवार में आज के दिन में अगर 2 बेटियां हैं और 1 पतो है तो 2.5 गुने 3 कितना हो गया, 7.5। माई को मिलबे करेगा 1000 रुपया, पिताजी भी अगर 60 साल के तो उनको भी मिलेगा। कहने का मतलब है 6,000, 7,000, 8,000 हर परिवार को पैसा जा रहा है। ये बेहतरी है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का बढ़िया साधन है। गरीब लोगों को ऊंचा उठाने का बेहतर प्रयास है ये, इसको मानना चाहिए बिना राजनीति किए हुए। मिलेगा वो देखिए, इम्प्लीमेंटेशन अलग चीज है, इम्प्लीमेंटेशन अलग चीज है, पॉलिसी अलग चीज है। पॉलिसी चीज अलग है, वो तो हम नहीं कहेंगे, हम किसी खिलाफ बोलने वाले आदमी है नहीं, इसलिए नहीं बोलेंगे हम। लेकिन हम भी बोल सकते हैं कि बोला कुछ किया कुछ नहीं किया, वो सब नहीं बोलेंगे। क्या कि हमारी आदत है दीदी कि हम किसी खिलाफ नहीं बोलते, अपना बात रखते हैं। ये है महोदय, बड़ा रोल रहा इसका, बहुत रोल रहा मैया सम्मान का। वोट मिला पार्टी इन पावर को निश्चित रूप से, लेकिन पॉलिटिक्स से ज्यादा इकोनॉमिक्स था इसमें। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का प्रयास था, सफल प्रयास, ये मैं बताना चाहता हूं। दूसरा बात महोदय, अर्थनीति इस बारे में बजट कैसे बनाया जाता है, कैसे बने, आकार क्या हो, इसको जानना चाहिए हम लोग को। कहेंगे 1.5 लाख करोड़ क्यों हुआ, 1.5 करोड़ क्यों नहीं हुआ। ये निर्भर करता है स्टेजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ पर, किस तरह का इकोनॉमी है, किस तरह का इकोनॉमिक ग्रोथ है, उस पर निर्भर करता है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार महोदय स्टेजेज में 5 स्टेजेज हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के। पहला है ट्रेडिशनल इकोनॉमी, दूसरा है प्रीकंडीशन टू टेक ऑफ, तीसरा है टेक ऑफ, चौथा है ड्राइव टू मैच्योरिटी और 5वां है एज ऑफ मास कंजम्पशन। मास कंजम्पशन अमेरिका में है, यहाँ हम लोग पास नहीं होगा, हम लोग टेक ऑफ में। तो टेक ऑफ में धीरे धीरे एक समय जहाज बनारस नहीं पहुंच जाते, जहाज में उड़ते हैं तो घंटा भर के बाद बोलता है कैप्टन कि हम बनारस पहुंच गए, तो समय लगेगा, हम उड़ान भर रहे हैं, समय लगेगा इसमें। तो आकार भी उसी अनुसार होता है। फिर महोदय थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जो 31 हमारे साथी आए हैं, नए साथी, उनको बजट कैसे बनता है, आकार कैसे निर्धारित होता है, कैसे प्रायोरिटी दी जाती है, इसके बारे में इनको थोड़ा सा बताना चाहते हैं। ज्ञान देना नहीं चाहते हैं, लेकिन बताना चाहते हैं। महोदय, अब बजट में विभिन्न विभागों को कैसे, किस तरह से बांटा जाता है पैसा, ताकि समुचित और बैलेंस ग्रोथ हो सके। तो इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स होते हैं, हर सेक्टर में बांटा जाता है। इकोनॉमी के सेक्टर हो गए प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी, और नया जुटा है, हमारे मित्र नहीं है, चले गए सजुरा जी, क्वार्टरनरी। एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी सभी जानते हैं, लगभग सब जानते हैं। क्वार्टरनरी का मतलब है नॉलेज सेक्टर।
रिसर्च जितने हो रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्वार्टरली के अंदर है, ये चारों सेक्टर में पैसे बांटे जाएंगे। जो भी रेवेन्यू होगा चारों सेक्टर में, तभी हम समुचित रूप से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकेंगे। ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर में लाद दिए, सब एग्रीकल्चर को पैसा दे दिए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, सो नहीं होगा। तो वित्त विभाग को, वित्त मंत्री को, सरकार को देखना होता है कि चारों सेक्टर में प्रायोरिटी के अनुसार जो जितना उसकी महत्व है और जब कैसे बढ़ाना चाहेंगे उसके अनुसार इस पर हम नजर डालें। बजट पास होने पड़े बेहतर ढंग से बजट बना है, मैं ये बताना चाहता हूँ। ये अच्छा है, प्रशंसनीय है महोदय। फिर महोदय एक महोदय बेसिक मुद्दा, ये तो बता दी बेसिक मुद्दा क्या है। बेसिक मुद्दा जहां का तहां है झारखंड का। मैं झारखंड गठन का गवाह हूं। बाबूलाल जी बाद में आए, खूब मुलाकात होती थी इनसे हमसे, लेकिन बाद में मैं तो जब गठन हुआ था छोटा सा था बच्चा, 7-8 साल का, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आयोग का गठन हुआ था, तब से जान रहा हूं, ज्यादा नहीं बोलूंगा, इस पर लिख रहा हूं मैं, इससे ज्यादा भी नहीं बोलूंगा। तब से मैं गांव जयपाल सिंह से मिला था, जब मैट्रिक पास किया था उस समय मिला था मैं, एनी होरू से मिलता था, बागुन दादा तो जब एसपी था चावल साहब, वहां मुलाकात होती, बात होती उन लोगों से, गुरु से मिलते थे सबसे। तो झारखंड कैसे बना है हम इस पर लिख रहे हैं, इसमें राजनीति करने की बहुत जरूरत नहीं है। सबका योगदान ऐसा नहीं कि बीजेपी के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री का ही योगदान है अकेला, ऐसा नहीं। ये रामायण नहीं है, रामचरितमानस नहीं है कि तुलसीदास लिख के बैठ करके लिख दिए, ऐसा नहीं हुआ। ये आदिवासी महासभा और उसके पहले भी उन्नति समाज, छोटनागपुर उन्नति समाज, खेबले उराव। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सबसे पहले इस राज्य के आंदोलनकारी और झारखंड मुक्ति मोर्चा से सांसद रह चुके शहीद सुनील महतो को सदन के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही साथ राज्य सरकार से उनकी मृत्यु की शहादत की एनआईए जांच केंद्र सरकार संस्था करे, ये मैं मांग करता हूं। और मेरा शून्यकाल का विषय है, क्योंकि मैया सम्मान योजना जिसमें आपने लगभग कुल बजट का 9.5% जो कि राज्य में एक महत्वपूर्ण योजना आपकी थी, लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान में कई ऐसी महिलाओं का समूह जिन्हें हम संयोजिका रसोईया कहें, जल सहिया कहें, सेविका कहें, सहायिका कहें, लगातार आंदोलनरत हैं। अतः मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं कि जो रसोईया, जल सहिया, सेविका, सहायिका, उन्हें न्यूनतम वेतनमान की गारंटी का प्रावधान हो, यही मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बहुत माननीय सदस्य श्रीमती ममता देवी।